Welcome to Infinite Story World, the multiverse where stories never end. Here, weaklings become legends, systems unlock hidden power, forgotten sects rise again, and one choice can change the world. अध्याय 1 चंद्रिका, तुम्हें भी कियारा के साथ नर्क में जाना चाहिए था। लोहाई सिटी के महिला कारागार की एक अंधेरी, तंग कोठरी के भीतर ठंडा और नम माहौल पसरा हुआ था। पतझड़ की ठंडी हवा टूटी फूटी खिड़की की दरारों से भीतर घुस रही थी। उसने कोठरी में बैठी एक औरत के चेहरे को हल्के से छुआ। वह कांप उठी और धीरे धीरे अपने घुटनों से सिर उठाया। आज का दिन कुछ अलग था। कैदी नंबर 238, आज तुम्हारी रिहाई है। अपने नंबर की पट्टी लेकर काउंटर पर जाओ और अपने कागजात व सामान ले लो। महिला प्रेरी की ठंडी आवाज खाली कोठरी में गूंज उठी। जल्दी चलो। प्रेरी की आवाज सुनते ही चंद्रिका मेहरा की ठंडी आंखों में हल्की सी चमक दिखी। 723 दिनों तक मर चुकी इस औरत के भीतर जैसे फिर से थोड़ी सी चेतना लौट आई हो। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और अपने सिकुड़े हुए कपड़े ठीक किए। उसके लंबे काले बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे, जिन्हें उसने पीछे कर दिया। उसका पहले से ही फीका चेहरा और भी सफेद पड़ गया था। जेल के खाने से मिली थोड़ी सी पोषण शक्ति उसके भीतर चल रही भावनाओं की लहरों का सामना करने के लिए काफी नहीं थी। थोड़ी चक्कर सी आई, फिर भी उसने प्रेरी को हल्का सा जवाब दिया और आगे नहीं बोली। नई प्रेरी ने सामने खड़ी चंद्रिका को ध्यान से देखा। इस जेल में नौकरी शुरू करने से पहले भी उसने एक कुख्यात कैदी की कहानी सुनी थी। क्या वह इसी औरत की बात थी? साधारण कैदी वर्दी पहनने के बावजूद उसकी तेज आभा बिल्कुल नहीं छिप रही थी। उसकी बड़ी, गहरी, काली आंखें उसके छोटे से चेहरे पर किसी काले नगीने की तरह चमक रही थीं। सुंदर, लेकिन दुख से भरी। जेल में आमतौर पर बनाए जाने वाला छोटा बॉब कट उसके ऊपर अनायास ही बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब प्रेरी उसकी तरफ देखती रही, तो चंद्रिका ने हल्की सी मुस्कान दी। वह जन्म से सुंदर थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब काली, टूटी हुई और दिल को चीर देने वाली लगती थी। नई प्रेरी को यह पता नहीं था कि 2 साल पहले ये लड़की कितनी उजली, हंसमुख और कोमल थी। उसकी आंख के कोने में छोटी सी सिंदूरी तिल थी, और जब वह मुस्कुराती थी तो किसी परी जैसी लगती थी। 2 साल पहले, वर्मा खानदान के उत्तराधिकारी आरव वर्मा और मेहरा परिवार की बेटी चंद्रिका मेहरा की शादी की खबरें पूरे शहर में छाई हुई थीं। लेकिन शादी के दिन एक रहस्यमयी पार्सल आया, और उसके अंदर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित एक 6 महीने के बच्चे की लाश मिली। जांच हुई, और पाया गया कि वह बच्चा कियारा, वह लड़की जो आरव वर्मा की बचपन की दोस्त थी, का ही बेटा था। और उसी रात कियारा की लाश एक लग्जरी अपार्टमेंट में मिली, जो मेहरा परिवार के होटल व्यवसाय से जुड़ा था। पूरी लोहाई सिटी में आग की तरह फैली कहानी ये थी। चंद्रिका ने शादी वाले दिन, जलन में आकर, अपने होने वाले पति की प्रेमिका और उसके बच्चे की हत्या कर दी। ऊंचे समाज में हलचल मच गई। वर्मा परिवार, सैकड़ों साल की विरासत, अरबों का साम्राज्य। उनके हर कदम का असर पूरे दक्षिण पूर्व क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ता था। कौन सोच सकता था कि उनकी पहली बहू इतनी निर्मम होगी? एक हफ्ते तक पूरे शहर में यही खबर चलती रही। पहली बहू एक पागल हत्यारिन है। उस समय चंद्रिका सिर्फ 22 साल की थी। 1 घंटे में ही वह दुल्हन से कैदी बन गई। वह भी अपनी शादी के दिन। जिस आरव वर्मा के पीछे वह बचपन से घूमती थी, वह शांत खड़ा रहा, सिर्फ उसे ले जाए जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे का भाव पहचाना भी नहीं जा सकता था। उसकी बचपन की दोस्त की मौत हो चुकी थी। उसकी नई दुल्हन को पुलिस ले जा रही थी, और आरव ने चंद्रिका के लिए सिर्फ अपनी ठंडी पीठ छोड़ी, बिना एक शब्द। 1 हफ्ते बाद, हिरासत केंद्र में चंद्रिका ने पहली बार आरव को देखा। आरव, मैंने किसी को नहीं मारा। उसे देखते ही वह टूटकर रो पड़ी। आरव की ठंडी आंखें और भी काली हो गईं। वह कुछ नहीं बोला, बस उसे चुपचाप देखता रहा, जैसे वह कोई अजनबी हो। 700 दिनों तक चंद्रिका ने सिर्फ एक ही वाक्य याद रखा, जो उसने उस दिन कहा था। चंद्रिका, तुम्हें भी कियारा के साथ नर्क में जाना चाहिए था। अध्याय 2 फूलचंद जी, आपने गलत लड़की को पकड़ लिया है। जांच की गई, सबूत इकट्ठे किए गए, और उसे कोर्ट में पेश किया गया। ठोस सबूतों की कमी के चलते केस दोबारा खोला गया ताकि और सबूत ढूंढे जा सकें और सुनवाई आगे बढ़े। उसकी निराशा के लिए, युवराज वर्मा से पहली मुलाकात के बाद, वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। और युवराज वर्मा ने उसकी जमानत के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। जो भी उसे जमानत दिलाने की कोशिश करेगा, उसे बेरहमी से खत्म कर दिया जाएगा। मुखर्जी परिवार युवराज वर्मा को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखते थे। चांदनी मुखर्जी को लगा केस जल्द खत्म हो जाएगा और उसके सामने सिर्फ मौत ही बचेगी। इसलिए उसने अपील छोड़ दी और चुपचाप लड़ने का फैसला किया। पर वह बहुत उम्मीद लेकर बैठी थी। युवराज वर्मा ने उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ा। मिस मुखर्जी, मैं आपका वकील हूं। श्री वर्मा ने मुझे आपका केस पूरी तरह संभालने के लिए नियुक्त किया है। उस दिन से, विवेक सहगल नाम का ये वकील ही वह व्यक्ति था जिससे चांदनी मुखर्जी 700 से भी ज्यादा दिनों तक सबसे अधिक मिली। यह मशहूर वकील आखिरकार उस व्यक्ति में बदल गया जिसे उसकी जिंदगी और मौत की सबसे ज्यादा चिंता थी।
पहली सुनवाई से दूसरी सुनवाई तक और दूसरी सुनवाई से अपील तक, इन सब में आधा साल लगा। चांदनी मुखर्जी ने विवेक सहगल को अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते देखा। मौत की सजा से उम्र कैद और फिर बरी होने तक चांदनी पूरी प्रक्रिया से बिल्कुल अलग थलग रही, मानो किसी और की कहानी देख रही हो। हर रात की खामोशी में चांदनी छत को घूरती रहती, युवराज वर्मा की बातें याद करती। क्या वह मुझसे नफरत करता है? मुझे यकीन है, हाँ। उसे लगता है कि शालिनी की मौत मैंने की। जिस दिन शालिनी मरी, उसी दिन उसकी वह भोली धारणा की सच्चाई से पहाड़ भी फट जाते हैं, धुएं में उड़ गई। उस बच्चे का पिता कौन था? क्या वह सच में युवराज था? चांदनी ने कभी उस सवाल के जवाब के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन उसे पता था कि अंत में शालिनी का शव उस अजन्मे बच्चे के साथ वर्मा परिवार की निजी कब्रगाह में दफनाया गया। लोहे के काले दरवाजे से बाहर निकलते ही आजादी की ठंडी हवा ने चांदनी के फेफड़ों को छू लिया। ऊपर धुंधले आसमान को देखते हुए उसके होंठों के कोने हल्के से उठे। उसने आंखों के किनारे जमा आंसू पोंछ दिए। पतझड़ की बारिश हमेशा उदास और ठंडी होती है। सागरपुर शहर एक हफ्ते से धुंध में डूबा था, आज थोड़ा सा आसमान साफ था। सड़कों को बारिश ने बार बार धोया था और गड्ढों में पानी भर गया था। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पानी के पोखर कांप रहे थे, चमक रहे थे। चांदनी ने अपनी पतली पुरानी कोट को कसकर पकड़ा। उसके पैरों में कैनवास के वही पुराने जूते थे जो भाई ने जेल में पहली बार भेजे थे। कीचड़ और बारिश का पानी जूतों पर उछल रहा था, उनका रंग कब का उड़ चुका था। पैरों से उठती ठंडी चुभन दिल तक उतर रही थी। चलते हुए चांदनी को ये तक पता नहीं चला कि उसके जूते लगातार पानी में भीग रहे थे। एक काला जगुआर अचानक तेज ब्रेक लगाकर उसके पास रुका। तीखी ब्रेक की आवाज पर चांदनी ने सिर उठाया। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था, उसकी साफ आंखें कार से निकलते बूढ़े और जवान दोनों को शांत नजरों से देख रही थीं। बूढ़े आदमी के सफेद बाल थे, उसका चेहरा उम्र और अनुभव से भरा था, सूखी लाल त्वचा पर उभरी नसें दिख रही थीं। उसने चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा, युवती मालकिन, युवा मालिक ने आहना और मुझे आपको वर्मा हवेली ले जाने को कहा है। उसके पास खड़ी पतली लड़की शायद आहना थी, जो आदर से फूलचंद को सहारा दे रही थी। चांदनी हल्के से मुस्कुराए। युवराज खुद नहीं आया, पर फूलचंद को भेजा। क्या यह उसकी तरफ से कोई इज्जत थी? आखिर फूलचंद वही आदमी था जिसने पुराने मालिक के साथ आग और पानी में कदम रखा था। वर्मा परिवार में उनकी इज्जत युवराज से कम नहीं थी। आहना की नजरें बिल्कुल साफ थीं, वह चांदनी को उत्सुकता से देख रही थी। जब वह पहली बार वर्मा हवेली आई थी, तब चांदनी पहले ही जेल में जा चुकी थी। हवेली में हर कोई स्थिति जानता था, पर समझदारी दिखाते हुए कोई कुछ नहीं कहता था। आहना को उसके दादा फूलचंद वर्मा हवेली इसलिए लाए थे क्योंकि बुजुर्ग मालकिन युवराज की सेवा के लिए उपयुक्त नौकरानी ढूंढ रही थी। वह 2 साल से युवराज के साथ थी, पर आज पहली बार उस युवती मालकिन को सामने देख रही थी जिसके बारे में उसने बस सुना था। जिज्ञासा रोकना मुश्किल था, इसलिए जब दादा को चांदनी को लाने भेजा गया, वह साथ चल पड़ी। चांदनी ठंड में कांप रही थी। उसका शरीर कोट में सिकुड़ गया था। उसके पीले चेहरे पर व्यंग्य की हल्की रेखा उभरी। फूलचंद जी, आपने गलत लड़की को पकड़ लिया है। यहाँ सिर्फ चांदनी मुखर्जी है, कोई युवती मालकिन नहीं। अध्याय 3, मौत में भी तुम वर्मा परिवार की आत्मा रहोगी। बटलर फू ने न अभिमान दिखाया, न विनम्रता। उन्होंने अपनी पोती की कलाई थामी, अपना झुका हुआ बुरा चेहरा पास लाकर धीमे स्वर में बोले, युवती, तुम्हें याद है कि तुमने युवराज वर्मा के साथ शादी का प्रमाण पत्र साइन किया था। वर्मा परिवार में सदियों से बहुएं नापसंद की गई होंगी, पर किसी बहू ने कभी अपने पति को तलाक नहीं दिया। मौत में भी तुम वर्मा परिवार की आत्मा ही रहोगी। उनकी यह आखिरी पंक्ति सुनने में हल्की लगी, पर अंदर से साफ साफ धमकी थी। उनके हर शब्द ने जैसे किसी धारदार तीर की तरह चांदनी मुखर्जी को चोट पहुंचाई। ऐसा दृश्य आहना ने पहली बार देखा था। वह अपने दादा के पीछे सहमी सी खड़ी थी और उसकी आंखें संदेह से चांदनी को देख रही थीं। कुछ समय पहले तक आहना सोचती थी कि जिसने भी युवराज वर्मा से शादी की होगी, वह उनकी दुलारी होगी और वह 2 साल तक उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पर आज, जब उसने पहली बार चांदनी को देखा, तो उसे ये लड़की नर्म, डरी हुई या यंग मिस्ट्रेस जैसी बिल्कुल नहीं लगी। चांदनी ने हल्का सा व्यंग्य भरा मुस्कान दिया, अपनी ठुड्डी थोड़ी उठाई। तो आप मुझे युवराज वर्मा की तरफ से चेतावनी दे रहे हैं? कह रहे हैं कि चाहे मैं मर भी जाऊं, तो भी वर्मा परिवार के नाम से मरना पड़ेगा। बटलर फू ने कुछ नहीं कहा, पर उनके शांत, भारी आंखें वही जवाब दे रही थीं। चांदनी ने चारों ओर खाली सड़कें देखीं। एक अकेलापन, एक बेबसपन उसके दिल में अचानक ऐसे छा गया, जैसे पूरी दुनिया में उसके लिए कोई जगह ही न बची हो। यदि यह निर्दयता की लड़ाई थी, तो वह युवराज वर्मा के सामने कभी जीत नहीं सकती थी। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। न्यायालय उसे दोषी मानता है या नहीं, उससे ज्यादा यह मायने रखता था कि वह, युवराज वर्मा, क्या मानता है। उसने मौत से बचाया था, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे जीने देना चाहता था।
एक काली जैगुआ उनके पास से गुजरी। गंदा पानी उछलकर चारों तरफ फैल गया। कुछ देर पहले साफ हुआ आकाश दोबारा काले बादलों से घिर गया। दूर से तूफान फिर लौट रहा था। कार के अंदर हीटर चल रहा था, पर चांदनी मुखर्जी की ठंडी नजरें, ठंड से जम चुकी आत्मा, कुछ भी गर्म नहीं कर पा रहा था। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। वर्मा हवेली की ओर जाने वाला रास्ता उसे बहुत अच्छी तरह याद था। उसी रास्ते पर उसने बचपन में युवराज को पहली बार देखा था। तभी उसके मन में पहला मासूम प्रेम जागा था। उसके पिता ने कहा था, वह मेरे पुराने साथी का बेटा है, तुम्हें उसे भैया युवराज बोलना चाहिए। वह 10 साल की थी और वह 15। वह उस उम्र में भी आकर्षक, प्रभावशाली और गंभीर था, और चांदनी की छोटी दिल उसी दिन उससे हार गई थी। वह सड़क, जो गुलाबी फूलों की पंखुड़ियों से ढकी रहती थी, उसके लिए प्रेम का रास्ता थी। वह बस एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देख ले, इस उम्मीद में वह रोज उस रास्ते पर दौड़कर जाती। वह प्रेम जागरण का रास्ता था, जहां एक छोटी लड़की दिल थामकर उसके पास पहुंचती थी। 17 साल की उम्र में वह उसे विदेश में पढ़ाई करने के लिए फॉलो कर गई, पर वहां उसने उसे विदेशी लड़कियों के साथ हंसते देखा, उनके साथ बेफिक्री से बातें करते देखा। उसका दिल चाकू की तरह मुड़ गया। उसकी सारी ठंड सिर्फ उसी के लिए थी, उसकी सारी मुस्कानें बाकियों के लिए। उसके जन्मदिन पर चांदनी ने नशे में हिम्मत करके उससे अपने दिल की बात कही, पर युवराज ने उसे केवल एक ठंडी, गहरी, बेरहम नजर दी। अगली सुबह एक सुंदर लड़की उसके दरवाजे पर आए और बोली, छोटी बहन, युवराज पहले से ही किसी को पसंद करते हैं, तुम्हें उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। वह लड़की थी शालिनी। चांदनी ने हल्की मुस्कान दी, पर उसके मन में कोई बदलाव नहीं आया। तारांकन दीदी, आप जिसे चाहें उससे प्यार करें, मैं भी जिसे चाहूं उससे करूंगी। मैंने युवराज को चुना है, और मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। तारांकन। युवराज को इन दोनों औरतों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा का पता चला, और उनका चेहरा गुस्से से काला हो गया। वह चांदनी को देखकर बोले, अपना समय मुझ पर बर्बाद मत करो, तुम्हें अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनना चाहिए। चांदनी की आंखें चमकी। तारांकन, मुझे आप पसंद हैं, यह आपका मसला नहीं है, आप मुझे रोक नहीं सकते। तारांकन। 21 साल की उम्र में जब वह पढ़ाई पूरी करके लौटी, तब युवराज वर्मा पूरे सागरपुर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके थे। 20 उद्योगों पर उनका एकाधिकार था, बंदरगाह, ऊर्जा, आयात, सब कुछ। दक्षिण पूर्वी तट पर कोई परिवार उनके बराबर नहीं था। वर्मा हवेली पूरे शहर में शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। फिर अचानक 22 साल की उम्र में युवराज ने उसके पिता से उसका हाथ मांगा। उसका दिल खुशी से भर गया। उस दिन वह उस गुलाबी फूलों वाले रास्ते पर दौड़ती जा रही थी। मैं युवराज से शादी कर रही हूँ, आखिरकार उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। इन यादों पर सोचकर चांदनी के सूखे होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई। उसने उसे चाहा, कभी पछतावा नहीं किया, उसका पीछा किया, फिर भी खुद को टूटने नहीं दिया। उसका थका मन तड़प उठा। वह अपने बालों में हाथ फेरना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका हाथ वहीं रुक गया। वह भूल गई थी कि जेल में उसने अपने लंबे बाल काट दिए थे। उसे एक पुराना कथन याद आया, जब मेरे बाल कमर तक पहुंचेंगे, क्या तब युवक मुझे ब्याह ले जाएगा? और जब तुम्हारे बाल ऊपर जुड़े में बंधेंगे, क्या तुम मेरे लिए 10 मील लाल रेशम बिछाओगे? पर फिर वह खुद ही हंसी। शायद जब मेरे बाल कमर तक पहुंचेंगे, तब उसकी मोहब्बत किसी और को हासिल होगी, और उसके बाल जुड़े में बंधेंगे, तब शायद वह किसी और को गले लगाए मुस्कुरा रहा होगा। अध्याय 4, दोषी या निर्दोष। सब कुछ युवराज वर्मा के एक शब्द पर निर्भर। वर्मा हवेली सागरपुर शहर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित शरद दर्शन पर्वत की मध्य ढलान पर थी। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक ताओवादी साधु ने यहाँ फेंग शुई का अध्ययन किया था और कहा था कि इस भूमि में राजा बनने का भाग्य है। इसी कारण कई पीढ़ियों से उच्च पदों वाले अधिकारी और बड़े कुलीन परिवार यहाँ बसते चले गए, और यह इलाका धीरे धीरे एक विशाल और शानदार निवास क्षेत्र में बदल गया। वर्मा हवेली मिंग और चिंग काल की स्थापत्य शैली में बनी हुई थी। वर्मा परिवार के पूर्वज कभी अनहुई प्रांत में अधिकारी रहे थे, इसलिए इस हवेली के कई हिस्सों में हुई स्टाइल की झलक दिखाई देती थी। हवेली के अंदर सबसे भीतर से बाहर की ओर 3 बड़े निवास गृह थे। वर्मा परिवार की बुजुर्ग माताश्री सबसे अंदर वाले घर में रहती थीं। पुराने मालिक के निधन के बाद वही स्थान परिवार के सबसे सम्मानित और उच्च दर्जे वाले व्यक्ति का निवास माना जाता था। बुजुर्ग माताश्री के 3 बेटे और एक बेटी थे। सबसे बड़े थे युवराज तंगभाई वर्मा, फिर युवराज तंगचंद वर्मा, और सबसे छोटे युवराज तंगशेखर वर्मा। युवराज तंगभाई ने 37 वर्ष की आयु में अपना पहला बच्चा पाया। युवराज वर्मा, युवराज तंगचंद और युवराज तंगशेखर दोनों के एक एक बेटा और बेटी थे। युवराज वर्मा की मां का शरीर बहुत कमजोर था और वे कई वर्षों से बिस्तर पर थीं, इसलिए वे दूसरा बच्चा नहीं पैदा कर सकीं, और युवराज वर्मा ही सबसे बड़े बेटे की एकमात्र संतान बन गए। जब युवराज वर्मा 5 वर्ष के थे,
युवराज तंगभाई पश्चिम में सेना लेकर गए और कई विद्रोहों को शांत किया। यह एक सम्मान भी था और एक दुर्भाग्य भी। उसी दिन जब उन्हें राजकीय प्रशस्ति आदेश मिला, उसी दिन ये समाचार भी आया, युवराज तंगभाई युद्ध में शहीद हो गए। शोक में डूबी युवराज वर्मा की मां ने भी दुख में दम तोड़ दिया। बुजुर्ग माताश्री को अपने पोते पर बहुत दया आई और उन्होंने उसे अपने पास रखकर स्वयं पाला। उनका स्नेह वर्मा परिवार के बाकी पोते पोती से कहीं अधिक था। लेकिन इतना सब होने पर भी युवराज वर्मा बड़ा होकर ठंडे स्वभाव और घमंडी व्यक्तित्व वाला बना रहा। उसने अपने पिता की सैन्य परंपरा नहीं अपनाई। शायद बचपन से माता पिता के प्रेम की कमी के कारण उसे सेना या युद्ध से जुड़ी किसी भी बात से नफरत सी थी। इसलिए वर्मा परिवार की 100 साल पुरानी राजनीतिक शक्ति धीरे धीरे दूसरे और तीसरे बेटे की शाखा के हाथों में चली गई। लेकिन वर्मा परिवार की असली केंद्रीय शक्ति अब भी बुजुर्ग माताश्री के पास थी, और उनके बाद ये शक्ति सीधे चली गई युवराज वर्मा के पास। भले ही युवराज वर्मा राजनीति या सेना में नहीं थे, सागरपुर शहर में हर कोई जानता था वास्तविक सत्ता उन्हीं के हाथ में है, और वे अभी 30 वर्ष के भी नहीं हुए थे। युवराज वर्मा के विचार में, अगर वह राजनीति छोड़कर व्यापार में उतरना चाहें, तो वह अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। और सच में, उनके बनाए हुए व्यवसाय साम्राज्य ने वर्मा परिवार को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गाड़ी वर्मा हवेली के आंगन में प्रवेश कर गई। कुछ बलिष्ठ सहायक आगे बढ़े, सभी एक जैसी वर्दी पहने हुए, कड़े और गंभीर चेहरे। उनके नेता ने फूलचंद को झुककर कहा, फूलचंद जी, युवा मालिक निकलने से पहले कह गए थे, आप लौटे तो युवा मालकिन को गुड़हल बाग ले जाएं। बुजुर्ग माताश्री को परेशान न करें। फूलचंद ने सिर हिलाया और आदेश दिया, ठीक है, तुम लोग चौकन्ने रहो और बाग की रक्षा करो। बिना अनुमति कोई अंदर बाहर न जाए। सहायकों ने तुरंत गंभीरता से आदेश मान लिया। चांदनी मुखर्जी हल्के से मुस्कुराईं। स्पष्ट था, अगर वह एक बार गुड़हल बाग में गईं, तो वह बाहर नहीं निकल पाएंगी। उन्हें गुड़हल बाग अच्छी तरह याद था। वह छोटा सा घर जो बुजुर्ग माताश्री ने युवराज वर्मा के वयस्क होने पर उनके लिए बनवाया था, और वह हवेली के केंद्रीय भवन के ठीक बगल में था। युवराज वर्मा ने उन्हें वहीं भेजने को कहा, पर बुजुर्ग माताश्री को परेशान न करने को भी। कारण स्पष्ट था, 2 वर्ष पहले का वह कांड। एक बड़े और सम्मानित वर्मा परिवार की बहू, और लोग उसे हत्यारी कहते हैं। उस समय बुजुर्ग माताश्री इतनी नाराज थीं कि विवाह तोड़ना चाहती थीं। चांदनी ने सोचा था कि जेल में रहते रहते वर्मा परिवार जरूर तलाक का कागज भेज देगा, लेकिन उसने जितना इंतजार किया उतना ही कुछ नहीं आया। और अब युवराज वर्मा उसे वापस ले आए हैं, और उसकी पहचान अब भी वर्मा परिवार की युवा मालकिन है। ये तो खुद चांदनी को भी समझ नहीं आया। वे वर्मा परिवार जैसी प्रतिष्ठित जगह एक दागदार महिला को बहू कैसे बनाए रख सकते हैं। सोचने पर एक ही उत्तर मिलता था, गुड़हल बाग में भेजना। शायद युवराज वर्मा की कोई नई सजा है। अभियोजन पक्ष ने सबूत की कमी का बहाना लगाया था, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ बहाना था। सबूत कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उसने किसी की हत्या की ही नहीं। फिर भी 700 दिनों की कैद उसे भुगतनी पड़ी। लोग आज भी उसे दोषी मानते हैं। ऐसे माहौल में वह समझ चुकी थी, वह दोषी है या निर्दोष, ये सच अदालत तय नहीं करती। ये सब युवराज वर्मा के एक शब्द पर निर्भर करता है। अध्याय 5, क्या युवा मालकिन अब भी गुलाब की पंखुड़ियां इस्तेमाल करती हैं? गुड़हल बाग में गुलाब और गुड़हल के फूल खिले हुए थे। वे ही फूल जिन्हें वर्मा परिवार की बुजुर्ग माताश्री अपने युवावस्था में पसंद करती थीं। जब बुजुर्ग माताश्री और स्वर्गीय मालिक तंगभाई वर्मा जवान थे, दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ ज्यादा दिनों तक नहीं दिया। स्वर्गीय मालिक को डर था कि वह जीवित रहते रहते कमजोर होते जाएंगे और अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देंगे। इसलिए अपने जीवन के अंतिम वर्ष में उन्होंने हवेली के मुख्य भवनों के चारों ओर गुड़हल के पेड़ लगवा दिए। उनका प्रेम समंदर जितना गहरा था, लेकिन अंत दुखद था। इसी प्रेम की मिसाल देखकर युवराज तंगभाई और उनकी पत्नी भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। और जब युवराज तंगभाई का देहांत हुआ, तो उनकी पत्नी भी यह सदमा सह न सकी और उनका भी साथ छोड़ गईं। वर्मा परिवार के पुरुष हमेशा अपनी पत्नियों से गहरा प्रेम करते थे, लेकिन अफसोस, जब बात युवराज वर्मा तक पहुंची, तो ये परंपरा लगभग खत्म हो चुकी थी। ये युवा उत्तराधिकारी बाहरी तौर पर ठंडा, अंदर से अभिमानी और दिमाग से अत्यंत तेज था। चांदनी मुखर्जी को याद आया, वह 10 साल की उम्र से लेकर 22 साल तक लगातार 12 साल उनसे प्यार करती रहीं, लेकिन शायद युवराज वर्मा ने एक बार भी उन पर मुस्कान नहीं डाली। गुड़हल बाग में घूमते हुए चांदनी ने महसूस किया कि यहाँ बहुत कम बदलाव आया है। छोटा सा घर, 3 मंजिलें, लकड़ी से बना ढांचा और अधिकतर फर्नीचर भी प्राकृतिक लकड़ी का। पहली मंजिल पर था बैठक कक्ष और उसके साथ जापानी शैली से सजाया हुआ
एक छोटा सा चाय खाना। युवराज वर्मा को अपनी चाय और कॉफी स्वयं बनाना पसंद था, इसलिए वहां हमेशा खुशबू बिखरी रहती थी। पहले जब चांदनी वर्मा हवेली आती थी तो अक्सर वहीं रुक जाती, और जैसे ही युवराज वर्मा कॉफी बनाकर खत्म करते, वह पहला घूंट ले लेती थी। युवराज वर्मा उन्हें कभी भगाते नहीं थे, चाहे वह तब भी उनसे दूर ही क्यों न रहते हों। चांदनी के बहुत से सुंदर और उजले पल उसी धूप से भरे चायखाने में गुजरे थे। चायखाने के बाहर थोड़ी खाली जमीन थी, जहां एक छोटा कमरा बनाया गया था, जहां रात के समय नौकरानी आहना रहती थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वह तुरंत अपने मालिक की सेवा कर सके। वर्मा परिवार ऊंचे दर्जे और मर्यादा को बहुत महत्व देता था, इसलिए नौकरों को मुख्य भवन में रहने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण ये छोटा सा अलग कमरा बनाया गया था, जहां आहना रहती थी। दूसरी मंजिल पर 2 शयन कक्ष और 1 अध्ययन कक्ष था। एक कमरा दक्षिण की ओर, दूसरा पूर्व की ओर। युवराज वर्मा हमेशा दक्षिण की ओर वाला कमरा इस्तेमाल करते थे। तीसरी मंजिल एक छोटा सा छत बाग था। युवराज वर्मा ने इसे अपने निजी फूल बाग में बदल दिया था। वहां दुनिया भर से लाई गई अनोखी विदेशी प्रजातियों के पौधे थे। ये जगह चांदनी का सबसे पसंदीदा स्थान थी। उन्हें लगता था कि इन्हीं रंगों और खुशबुओं के बीच उनका भैया वर्मा वास्तव में जीवित लगता था। एक ऐसा व्यक्ति जो फूलों और पौधों से इतना प्रेम करता हो, वह इतना ठंडा कैसे हो सकता है? चांदनी सोचती थी, जब वह इतनी कोशिश कर रही हैं, तो उनका प्यार युवराज वर्मा का दिल क्यों नहीं बदल सकता? लेकिन अब उन्हें पता है, एक पुरुष प्यार करता है या नहीं, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके सामने कौन है। अगर किसी पुरुष को किसी स्त्री से प्रेम नहीं है, तो चाहे वह स्त्री कितनी भी कोशिश कर ले, वह केवल बोझ बन जाती है। छोटे भवन में घूमते हुए पुरानी यादें उनके सामने ताजा हो गईं। हर चीज व्यवस्थित थी, सुथरी, सुंदर, जैसे निरीक्षण का इंतजार कर रहे अनुशासित सैनिक। युवराज वर्मा अपनी चीजों को लेकर बेहद अधिकारपूर्ण थे। किसी को भी उनकी वस्तुओं को छूने की अनुमति नहीं थी। वह गंभीर ओसीडी से पीड़ित थे। फिर भी पुराने समय में चांदनी जब चाहे इस घर में प्रवेश कर सकती थी, और एक बिगड़ी हुई बच्ची की तरह खुलकर व्यवहार कर सकती थी। ऐसा लगता था जैसे उनके सामने बीते 10 साल फिर से जग गए हों, जब वह छोटी सी लड़की युवराज वर्मा के पीछे भागती रहती थी। ठंड महसूस करते हुए चांदनी ने अपना पुराना जैकेट कसकर लपेटा। बैठने के बजाय उन्होंने मुड़कर आहना को आदेश दिया, नहाने का पानी भर दो, मैं स्नान करना चाहती हूँ। आहना ने डरते डरते पूछा, युवराज मालकिन, क्या मैं आज भी उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डालूं? चांदनी का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। उन्होंने आंखें झुका लीं और धीरे से बोली, ये बात युवराज वर्मा ने कही थी। आहना ने तुरंत कहा, जी, युवा मालिक ने कहा था, अगर युवा मालकिन वापस आए और स्नान करें, तो गुलाब की पंखुड़ियां जरूर डालनी चाहिए। इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने दमिश्क से ताजी गुलाब की पंखुड़ियों की एक बड़ी खेप मंगवाई है। माली उन्हें साफ कर चुके हैं, और आज उनका इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा दिन है। आहना अभी भी छोटी थी, इसलिए मालिक के सारे राज झट से खोलकर बता दिए, और शायद युवराज वर्मा के इस व्यवहार से आहना को सच में लगने लगा था, युवा मालकिन ही युवा मालिक का सच्चा प्रेम है। चांदनी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, डाल दो। उनके चेहरे पर न कोई खुशी, न कोई हैरानी। 2 साल जेल की यातना ने एक बड़े घर की घमंडी बेटी को भी अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। गुलाब की पंखुड़ियां उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार की ताकि उस आदमी की मेहरबानी व्यर्थ न जाए। चांदनी हल्के से कटाक्ष भरी मुस्कान हंस पड़ी। अध्याय 6। इतने समय बाद क्या तुमने मुझे जरा भी याद नहीं किया? मिस्टर युआन्स डिलेमा, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू। हिंदी अनुवाद भारतीय शैली, शब्द दर शब्द अर्थ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाथरूम धुंध और भाप से भरा हुआ था। चांदनी ने टब के किनारे पर लेटकर अपनी आंखें आधी मूंद रखी थीं। गर्म भाप ऊपर उठ रही थी। उस गर्म एहसास ने चांदनी मुखर्जी की दूध सी त्वचा को लाल कर दिया था, कमल की कली सी नाजुक। उसके काले बाल उसके माथे पर कोमलता से टिके हुए थे। एक हाथ पर सिर टिकाए वह आलस से बैठी थी, दूसरे हाथ से अपने कान की लोब को हल्के हल्के सहला रही थी। तभी युवराज वर्मा घर लौटे, और सामने ये दृश्य देखकर उनके भीतर उस नाजुक बिल्ली सी लड़की को अपने वश में करने की एक गहरी इच्छा जाग उठी। उनकी नजर चांदनी से हटी ही नहीं। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। कभी वही लड़की इस हवेली में रहती थी, बिल्कुल एक बिगड़ी हुई, प्यार मांगती, मासूम सी बच्ची की तरह। वह चाहे जितने ठंडे रहते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा उन्हें भाई वर्मा कहकर बुलाती थी, अपना छोटा सा चेहरा उनके बिल्कुल सामने लाकर, अपनी लंबी पलकें उनकी गालों से टकरा देने तक। भाई वर्मा, क्या आप मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं कर सकते? नहीं,
उस वक्त युवराज वर्मा बिना किसी दया के उसकी हर बात को ठुकरा देते थे। उफ, ठीक है, आप मुझे पसंद करें या नहीं, मैं तो आपकी फैन बनी रहूंगी। और सुनिए, आप मुझे चाहें या न चाहें, मुझे आपको पसंद करने से नहीं रोक सकते। उस वक्त की चांदनी सचमुच पागल सी थी, अटल, जिद्दी। युवराज वर्मा उस लड़की को निहारते हुए यादों में खो गए। यंग मास्टर, बुजुर्ग माताश्री ने कहा है कि जैसे ही आप आएं, उनसे मिल लें। आहना की हल्की सी आवाज ने चांदनी को चौंका दिया। उसने घबराकर आंखें खोली और दरवाजे पर खड़े उस आदमी की तीखी नजरों से उसकी नजर टकराई। वह जल्दी से तौलिए को उठाकर अपने सीने को ढांकने लगी। उसने अपने होंठ भींच लिए, अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की। उसे नहीं पता था युवराज वर्मा कब से वहां खड़े उसे देख रहे थे। दादी को बोल दो, मैं नहा रहा हूं, थोड़ी देर में आता हूं। युवराज मुड़ ने आहना को इशारा किया और वह तुरंत दौड़कर उनका कोट उतारकर टांगने लगी। चांदनी को याद आया कि वह तो उनके ही बाथटब में नहा रही है। वह घबरा गई। आहना, मेरे कपड़े लाओ। लेकिन उसके पास कपड़े थे ही कहाँ। वह तो इस घर में आने से पहले ही जेल भेज दी गई थी। वास्तव में वह कभी इस हवेली की बहू बनी ही नहीं थी। ऐसे में नौकरानी की ड्रेस पहनना भी उसके सामने नग्न रहने से बेहतर था। जरूरत नहीं, वह अभी नहा रही है। युवराज वर्मा के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उनकी आंखों में एक नर्म चमक भी उभरी, जो बहुत कम दिखाई देती थी। आहना बाथरोब लेने जा रही थी, लेकिन उनके शब्द सुनकर जम गई। क्या यंग मास्टर यंग मिस्ट्रेस के साथ ही नहाने वाले हैं? उसे अपने जीवन पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या ये वही भावहीन युवराज वर्मा था? 2 वर्षों से वह उनकी सेवा कर रही थी। बाथरूम और टी रूम के अलावा वह कभी किसी भावना का संकेत नहीं देते थे, बस अपने छत के बगीचे की देखभाल करते समय थोड़ा शांत दिखते थे। लेकिन आज, जब चांदनी ने देखा कि वह सचमुच ऐसा करने वाले हैं, वह और पीछे सरक गई। इतनी जल्दी मत भागो, मेरी नहाने में मदद करो। चांदनी का मुंह खुला का खुला रह गया। आहना तो सीधे कमरे से भागती हुई गायब हो गई। युवराज वर्मा ने चांदनी की घबराई नजर को अनदेखा किया। उन्होंने शांति से कपड़े उतारे, एक तौलिया कमर पर लपेटा। तेज वी लाइन, उभरी हड्डियां, सख्त एब्स। चांदनी सब देख रही थी, देखते हुए लाल हो रही थी। वह पानी में उतरते ही टब में तेज छींटे उछले, गुलाब की पंखुड़ियां इधर उधर फैल गईं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, गहरी भारी आवाज में, इधर आओ। उनका प्रभुत्व, उनका अधिकार, दोनों बहुत भारी थे। चांदनी वह चेहरा घूर रही थी जिस पर वह कभी जान देती थी, अब उससे दूर भागना चाहती थी। पर उनकी पकड़ तेज थी। उन्होंने उठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया जबरदस्ती। उन्होंने उसका ठुड्डी उठाई, उसे अपनी आंखों में देखने को मजबूर किया। इतने समय बाद, क्या तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आई? उनकी आवाज एक खतरनाक धीमी फुसफुसाहट थी। उसकी सांस चांदनी की त्वचा पर गर्म हवा बनकर पिघल रही थी। अध्याय 7। आज रात मेरा इंतजार करना। मिस्टर युआन्स डिलेमा, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू। हिंदी अनुवाद, भारतीय शैली, शब्द दर शब्द अर्थ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चांदनी मुखर्जी ने युवराज वर्मा की ओर बगैर किसी भावना के ठंडी नजर से घूरा। उसके दिल के भीतर एक भावना उठी और उसने चाहा कि सामने खड़ा यह आदमी बस गायब हो जाए, ताकि उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलना पड़े। क्या तुम अभी मुझे राख में बदल देना चाहते हो? चुप्पी देखकर युवराज वर्मा ने तंज भरी मुस्कान दी। उनका असाधारण सुंदर चेहरा बेहद क्रूर और दुष्ट नजर आ रहा था। उन्होंने अपनी खुरदरी उंगलियों से उसके होंठ सहलाए और उनकी गहरी आंखें आकाश में चमकते छोटे छोटे तारे जैसी लग रही थीं। उनकी आंखों के अंधेरे प्रतिबिंब में चांदनी ने अपना पीला पड़ता चेहरा देखा और आसपास उनके खतरनाक वायुरूपी एहसास को महसूस किया। युवराज वर्मा, क्या तुम सोचते हो कि मैं अब भी उसी तरह तुम्हारे पीछे पागल रहूंगी जैसे पहले? चांदनी का स्वर खराश भरा और कांपता हुआ था। फिर भी उसके चेहरे पर एक तीव्र और निर्दयी भाव था। तुमने मेरे पिता को मारा और मुखर्जी परिवार को नष्ट कर दिया। अब तुम अपेक्षा कर रहे हो कि मैं अतीत को भूल जाऊं और वही चांदनी रहूं जो पहले थी। मैं पहले ही मर चुकी हूं, अब मैं उतनी मूर्ख नहीं रहूंगी। इतना कहकर चांदनी ने दृढ़ निश्चय के साथ उस आदमी को दूर धकेलने की कोशिश की। युवराज वर्मा ने उसे पकड़ और मजबूत कर लिया ताकि वह भाग न सके। जब उसने देखा कि वह बिना किसी कपड़े के दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं, चांदनी ने गुस्से में हाथ मारा और जोर की थप्पड़ की आवाज गूंजी। उसका हथेली सीधे युवराज वर्मा के चेहरे पर लगी। चेहरे पर थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दिया। एक पल के लिए चांदनी ने सोचा कि युवराज वर्मा उसे गला घोंट देंगे। सागरपुर, दक्षिण पूर्वी तट और देश जेड में ऐसे केवल 10 से भी कम लोग थे जो युवराज वर्मा को थप्पड़ मारने की हिम्मत कर सके। चांदनी मुखर्जी, वह लड़की जो कभी उसके पीछे पागल थी, अब इतने समय बाद उसे थप्पड़ मार रही थी। युवराज वर्मा ने अजीब सी मुस्कान दी। उनकी काली आंखों में एक हत्यारा इरादा झलक रहा था। मुझे थप्पड़ मारा, इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। उन्होंने उसके कान के पास आकर धीमी भूतिया आवाज में कहा। मुखर्जी परिवार पहले ही गिर चुका है। क्या तुम सोचती हो कि तुम मुझसे बच सकती हो?
चांदनी कांप गई और युवराज वर्मा की ओर भड़की हुई नजर से देखी। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता अब भी जिंदा होते? भूलो मत कि जेल में तुम्हारे 2 सालों के दौरान मैंने ही तुम्हारे लिए वकील लगाया था। अगर मुखर्जी परिवार तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता तो क्या वे तुम्हें अकेले जेल में सड़ने देते? क्या तुम अब भी उनसे नफरत करती हो? मुझे लगता है इवन जेल में रहते हुए भी तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे माता पिता अपने पैसों के साथ भागने की कोशिश में हादसे का शिकार हुए। चांदनी का शरीर बेबस होकर कांपने लगा। युवराज ने उसकी कमजोरी देखी और तंज भरे स्वर में कहा, हाँ देखो तुम्हें कितनी दयनीय हो। जब तुम मुश्किल में थी वे तुम्हें छोड़ने और भागने की सोच रहे थे। क्या अब भी सोचती हो कि मुखर्जी परिवार तुम्हारी परवाह करता है? तुम सागरपुर की टॉप सोशलाइट लगती हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें सच बहुत अच्छे से पता है ना? चांदनी स्तब्ध रह गई। उसे स्वीकारना पड़ा कि युवराज वर्मा के शब्द बिल्कुल सही थे। इन सालों में उसने सच्चाई से इनकार किया था। मुखर्जी परिवार में रहते हुए वह वास्तव में किसी सामाजिक शिखर पर नहीं थी। इतना निजी सच युवराज वर्मा ने बिना किसी चेतावनी के इसे उजागर कर दिया। आदमी ने उसकी आंखों में क्रोध देखा और चेतावनी दिए बिना उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एक बेकार की जद्दोजहद। होंठों की गर्मी महसूस कर चांदनी को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर आग पकड़ रहा हो। उसने अपने दांत कड़े कर लिए, उसे मौका नहीं देने के लिए कि वह और आगे बढ़े। लेकिन युवराज वर्मा ने एक हाथ से उसके सिर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ ली। सीधा उनके दोनों शरीरों को और नजदीक ले आया। जब उसका मन विचलित हुआ, उन्होंने उसके कड़े दांत जबरदस्ती खोले और अपनी कुशल जीभ उसके मुंह में घुसा दी। उसकी सांस थम गई और उसके दिल की गहराई में ज्वालामुखी उबलने लगी। युवराज वर्मा ने उसे जबरदस्ती चूमा, जैसे वह थप्पड़ का बदला ले रहे हों। इंच दर इंच, कदम दर कदम, जब तक उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। वह कमजोरी से उनके खिलाफ झुक गई, अपने सांस लेने के अधिकार को पाने के लिए। युवराज वर्मा ने उसका चेहरा देखा, सांस लेने के कारण लाल हो गया। शायद उसके नाजुक चेहरे और प्रिजन के 2 सालों के बावजूद वह बहुत ही आकर्षक लग रही थी, उन लोगों से भी बेहतर जिनके चेहरे पर भारी मेकअप हो। उन्होंने उसके माथे पर पड़े बाल सहलाए और कान में फुसफुसाए, नहा लो, कुछ खा लो और आज रात मेरा इंतजार करना। युवराज वर्मा की शैतानी मुस्कान ने चांदनी के पूरे शरीर को हिला दिया। वह समझ गई कि उनका क्या मतलब था। अजीब बात, हालांकि वह पहले से ही उनकी पत्नी थी, फिर भी अभी जो किस हुआ वास्तव में उनकी पहली किस थी। फिर भी युवराज वर्मा के शब्दों का अर्थ साफ था। वह केवल किस से संतुष्ट नहीं थे, वह चांदनी को पूरी तरह से चाहते थे। अध्याय 8, चिंता मत करो, वह आज रात तुम्हें संतुष्ट कर देगी। मिस्टर युआन्स डिलेमा, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू। हिंदी अनुवाद, भारतीय शैली, शब्द दर शब्द अर्थ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवराज वर्मा ने स्नान पूरा किया और वर्मा परिवार की बुजुर्ग माताश्री के घर की ओर चले। हालांकि उसने कहा था कि वह केवल स्नान करने आया है, पर स्पष्ट था कि वह चांदनी का फायदा उठाने आया था। फायदा उठाने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुआ और उसने उसे आज रात का इंतजार करने के लिए कहा। चांदनी मुखर्जी के ठंडे चेहरे पर हल्की बेचैनी और असहजता झलक उठी। शायद आखिरकार उसका विलंबित विवाह रात्रि का समय आ गया था। वह बाथटब से बाहर आए और आहना द्वारा लाई गई कपड़े पहन लिए। चांदनी ने उम्मीद नहीं की थी कि युवराज वर्मा ने गुड़हल बाग में उसके लिए कपड़े तैयार किए होंगे। सफेद कैश्मीर स्वेटर उसके नाजुक शरीर पर ढीला लग रहा था। उसने गहरे सुनहरे रंग के मखमली चौड़े पायजाम चुने और पहन लिए। वह स्वाभाविक रूप से लंबी और लंबी टांगों वाली थी। आहना ने देखा कि यंग मिस्ट्रेस सुस्त गति से बेडरूम से बाहर निकली और एक असाधारण सुंदर परी जैसी लग रही थी। छोटी लड़की ने मुंह खोला और चकित होकर देखा। यंग मिस्ट्रेस, आप बहुत सुंदर हैं। अगर मैं यंग मास्टर होती तो मैं भी आपके पीछे पागल हो जाती। अनुभवी और मासूम छोटी लड़की ने बिना सोचे ये सब बोल दिया। चांदनी के चेहरे पर सुस्त भाव था। शुरुआत में वह लड़की पर मुस्कुराना चाहती थी, पर कर नहीं पाई। क्या वह कभी इतनी सरल और मासूम नहीं थी? फिर भी 2 साल पहले शादी के समय जेल में ले जाई गई मुखर्जी की चांदनी अब मर चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चांदनी मुखर्जी ने बालकनी से बुजुर्ग माताश्री के घर की ओर देखा। सख्त और पुराने जमाने की यह इमारत असाधारण ऊंची और भव्य लग रही थी। वह जगह केवल वर्मा परिवार का केंद्र ही नहीं बल्कि सागरपुर और दक्षिण पूर्वी तट के बीच मुख्य अधिकार का केंद्र भी थी। जब युवराज वर्मा छोटे थे, वह अपनी दादी के साथ वहीं रहते थे। बुजुर्ग माताश्री ने उन्हें इतना प्यार किया कि बाकी लोग उससे जलते थे। दादी के साथ रहते हुए वह पारिवारिक भोजों में भी उसके साथ जाते थे। बड़े होते हुए वह सभी प्रकार के कुलीन लोगों के बीच रहे और उनसे प्रभावित हुए। इस तरह उनके व्यक्तित्व में एक मजबूत कुलीनता का आभास था। साथ ही उन्हें वर्मा परिवार का सबसे सम्मानित सदस्य भी माना जाता था। सभी जानते थे कि वर्मा परिवार के सबसे बड़े बेटे के अनाथ का असल में सबसे ज्यादा पसंदीदा बच्चा वह था। ये छोटा लड़का वयस्कों से भी ज्यादा विशेषाधिकार रखता था।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चांदनी ने मोबाइल उठाया और ठंडी नजरों से कैलेंडर देखा। 28 सितंबर था, न तो शनिवार और न ही रविवार। वह वर्मा हवेली के नियम जानती थी, भले ही परिवार कितना भी व्यस्त हो, सप्ताहांत में सभी को घर पर दिन के लिए होना अनिवार्य था। उन्हें बुजुर्ग माताश्री के घर में होना चाहिए और इसमें थोड़ा समय लगता। फिर भी यदि बुजुर्ग माताश्री सप्ताहांत के अलावा किसी दिन बुलाती है, तो यह निश्चित रूप से किसी विशेष अवसर का संकेत होता है। आज शायद वह जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जब भी चांदनी वर्मा परिवार के नियमों के बारे में सोचती, वह अनायास ही सांस छोड़ती। शायद उसने औपचारिक रूप से परिवार में शादी कर ली थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि अब उसकी जिंदगी आसान होगी। बुजुर्ग माताश्री कुलीन जन्म से थीं और उनका परिवार भी प्रभावशाली था। उनके पिता सैन्य और राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह अपनी प्रतिभा के साथ वर्मा परिवार में शादी कर गई थीं। शुरुआत से ही उनकी उपस्थिति मजबूत थी और पुराने मास्टर ने उन्हें जी भरकर लाड़ प्यार दिया था। पुराने मास्टर के प्रभाव से उनके बेटे और बेटियां वास्तव में उनकी मां का सम्मान करते थे। युवा पीढ़ी उन्हें सम्मान और डर के साथ देखती थी। वे उनके सामने बच्चे जैसी हरकत करने की हिम्मत भी नहीं करते थे, सिवाय एक व्यक्ति के, युवराज वर्मा। शायद वह कम उम्र में माता पिता को खो चुके थे, इसलिए बुजुर्ग माताश्री उन्हें थोड़ा ज्यादा प्यार करती थी। बुजुर्ग माताश्री के अलावा युवराज वर्मा परिवार में सबसे उच्च दर्जे वाले व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं था। युवराज तंगभाई वर्मा की विरासत वर्मा परिवार की सदी पुरानी नींव के लिए बहुत बड़ा योगदान थी। साथ ही युवराज वर्मा की व्यापार प्रतिभा ने परिवार को एक नए स्तर पर पहुंचाया, इसलिए कौन उनकी बातों पर आपत्ति कर सकता था। फिर भी इससे युवराज वर्मा का चरित्र बहुत ठंडा और अकेला बन गया। बुजुर्ग माताश्री के अलावा परिवार में और कौन वास्तव में उन्हें पसंद करता था? असल में लोग उनसे डरते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवराज वर्मा ने पर्दा उठाया और घर में कदम रखने से पहले उन्होंने नौकर की आवाज सुनी। यंग मास्टर अभी तक क्यों नहीं आए? चालाक महिला आज ही वापस आई है और उसे पहले ही बहकाया गया। युवराज वर्मा हंसे। चालाक महिला, दादी की यह वर्णना उसके लिए बिल्कुल सही बैठती थी। युवराज वर्मा ने याद किया कि शाम को बाथटब के पास वह महिला कितनी मोहक दिख रही थी। वह सचमुच चालाक और आकर्षक महिला लग रही थी। अध्याय 9। युवराज वर्मा अब भी उस लड़की के पक्ष में हैं। मिस्टर युआन्स डिलेमा, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू। हिंदी अनुवाद, भारतीय शैली, शब्द दर शब्द अर्थ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुजुर्ग माताश्री ने फिर से खिड़की से बाहर देखा और बेचैनी से कहा, किसी को भेजो, यंग मास्टर को ढूंढो और आज रात मेरे साथ डिनर करने के लिए बोलो। सच कहा जाए तो लोग उम्र बढ़ने के साथ और अधिक स्नेही हो जाते हैं। जब युवराज वर्मा घर पर डिनर नहीं करते, तो बुजुर्ग माताश्री भी कम खाती। कारोबार के कारण उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना पड़ता, इसलिए उनके पास दादी के साथ डिनर करने का अवसर कम ही होता था। चूंकि उनका फुर्सत का समय बहुत कम था, इसलिए बुजुर्ग माताश्री ने उन्हें देखने की जल्दी जताई। युवराज वर्मा मुस्कुराए और धीरे से बोले, दादी, इसकी जरूरत नहीं है। छोटा वर्मा यहाँ है। युवराज वर्मा का सामान्य ठंडा स्वभाव गायब था और वह एक लाड़ प्यार किए गए बच्चे की तरह बन गए थे। बाहर वालों को शायद कभी यह पक्ष देखने को नहीं मिलेगा। कौन जानता था कि सागरपुर का इतना निर्णायक और शक्तिशाली पुरुष वास्तव में हंस सकता है। छोटा वर्मा देर से आया क्योंकि वह नहा रहा था। क्या दादी बेचैनी से इंतजार कर रही थी? सम्मानित युवा ने अपनी कोट नौकरानी को देते हुए कहा। उन्होंने पैरों को क्रॉस करते हुए बुजुर्ग माताश्री के पास बैठकर माफी मांगी। यह अच्छी चाल थी। वह न केवल हैंडसम था, बल्कि उसकी काया और रूप प्रथम श्रेणी के थे। बुजुर्ग माताश्री अपने पोते को इतना पसंद न करें, ऐसा कैसे हो सकता था, जो शिक्षित और प्रतिभाशाली दोनों था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मैं तो बस यही कह रही थी। आज जब वह लड़की वापस आई है, तुम्हारा सारा ध्यान उसी पर है और तुम दादी से मिलने भूल जाओगे। वर्मा परिवार की बुजुर्ग माताश्री ने चांदनी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि उसका पोता जिस महिला से शादी कर चुका है, वह कभी हत्या के संदेह में रही थी। बेशक वह पहले से ही चांदनी को पसंद नहीं करती थी, पर कभी घृणा करने तक नहीं। आखिरकार मुनहरजी परिवार कभी अपेक्षाकृत शक्तिशाली था, इसलिए वह इसे ज्यादा जाहिर नहीं करती थी। अब चांदनी का अतीत काला था और मुनहरजी परिवार भी नष्ट हो गया था, इसलिए बुजुर्ग माताश्री स्वाभाविक रूप से अपनी बहू से नाखुश थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवराज वर्मा मुस्कुराए और बुजुर्ग माताश्री को धूप ग्रेट धूप इंसेंस सौंपा। ये पश्चिम एशिया से लाया गया विशेष धूप था, जिसे कभी बीजिंग के फॉरबिडन सिटी में महलों की रानियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। युवराज वर्मा की गहरी आंखें असाधारण रूप से शांत थीं और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, दादी, मैं कैसे भूल सकता हूं कि आपसे मिलूं। चांदनी अभी वापस आई है और उसका शरीर थोड़ा कमजोर है। मैं डरता हूं कि उसका पीला चेहरा दादी को डराए।
उसे कुछ दिन आराम करने दो और जब उसकी रंगत ठीक हो जाएगी तब मैं उसे आपके पास सम्मान देने लाऊंगा। युवराज वर्मा ने बुजुर्ग माताश्री से कुलीन स्वर में सम्मानपूर्वक बात की। बुजुर्ग माताश्री को यह बहुत पसंद आया। 21वीं सदी में कौन अब भी ऐसे सम्मान देगा? फिर भी अगर एमिरस डॉवगरसिक्सी अब भी जीवित होती तो उन्हें इसी तरह सम्मान मिलता। उनके सभी बच्चे और पोते भी ऐसा ही व्यवहार करते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुजुर्ग माताश्री के चेहरे की तनावपूर्ण झलक ढीली हुई और वह मुस्कुराई। उस लड़की के चेहरे के रेखा पारंपरिक गुण अच्छे नहीं हैं। उसकी ठोड़ी बहुत तेज है और वह बहुत पतली है। साथ ही उसकी रंगत डराने वाली पीली है। सोचो, वह कभी कुलीन परिवार से थी, उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे कैसे पाला? बुजुर्ग माताश्री की बातों में थोड़ी कड़वाहट थी। साथ में खड़े नौकरों ने उसकी बात सुनी और एक दूसरे की ओर देखकर अर्थपूर्ण झलक दी। वे भीतर ही भीतर सॉरी थे, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्ग माताश्री शायद इस दुनिया में एकमात्र ऐसी थी जो मुनहर्जी परिवार की बेटी की खूबसूरती पर शिकायत कर सकती थी। चांदनी ने एक समय सागरपुर में सभी को अपनी सुंदरता से चकित कर दिया था। निचले परिवार की सुंदर लड़कियों, सेलिब्रिटीज या सोशलाइट्स में से केवल बहुत कम ही चांदनी से सुंदर थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युवराज वर्मा ने दादी की बातें सुनी और बिना पलक झपकाए कहा, सच में, चांदनी बुजुर्गों को इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह बहुत पतली है। मैं उसे और खाने को कहूंगा। थोड़ी और वजन बढ़ाने के बाद वह और भी परफेक्ट दिखेगी। बुजुर्ग माताश्री ने अपने पोते की ओर देखा और समझ गई कि उसके शब्दों में छिपा अर्थ है। वह चांदनी की सुंदरता न पसंद करने वाली बात को खारिज नहीं कर रहे थे, पर यह भी नहीं कह रहे थे कि उनकी पत्नी बदसूरत है। और भी परफेक्ट शब्दों ने पूरा मोड़ बदल दिया। उनका मतलब था कि यह लड़की पहले से ही उनकी आंखों में परफेक्ट है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुजुर्ग माताश्री ने सांस ली और समझ गई कि युवराज वर्मा अब भी उस लड़की के पक्ष में हैं। अन्यथा जब वह घटना हुई थी तो वर्मा परिवार शादी रद्द करने की योजना बना रहा था, तब युवराज वर्मा इतनी हलचल क्यों मचाते? ये भी पहला मौका था जब बुजुर्ग माताश्री ने देखा कि उनका पोता उनकी बात मानने से इनकार कर रहा था। अध्याय 10 अशुद्ध और दोषी। मिस्टर युआन्स डिलेमा, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू। हिंदी अनुवाद भारतीय शैली, शब्द दर शब्द अर्थ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शायद इसलिए कि बुजुर्ग माताश्री डर रही थी कि यह फिर से हो सकता है, उन्होंने चांदनी पर शिकंजा कसना बंद कर दिया। उन्होंने नौकरानी से कहा, मेरे द्वारा बनाई गई ऑस्ट्रेलियाई झींगा सूप यंग मास्टर को परोस दो। तुम्हारी रंगत ठीक नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए समुद्री झींगे मंगवाए हैं। चूंकि तुम्हारा पेट बचपन से ही संवेदनशील है, तुम केवल ताज़ा समुद्री भोजन ही खा सकती हो। इसे अभी ही बनाया गया है, पर तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। बुजुर्ग माताश्री थोड़ी नाराज लग रही थीं। युवराज वर्मा के होठों के कोने हल्के से उठे और उनके तीखे बाज की तरह आंखें चमक उठीं। फिर उन्होंने एक धीमे स्वर में कहा, राजधानी शहर के शाओ परिवार का यंग मास्टर दक्षिणी समुद्र के तेल क्षेत्र में मेरे साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है। छोटा वर्मा ही इसका जिम्मेदार हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि शाओ परिवार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बुजुर्ग माताश्री शाओ परिवार के बारे में कैसे अनजान हो सकती थीं? शाओ परिवार के वृद्ध मास्टर युवराज तंगभाई वर्मा के बचपन के मित्र थे। जब वे जवान थे, दोनों युवराज वर्मा की मां के पीछे थे। हालांकि युवराज तंगभाई वर्मा का चरित्र बेहतर था, इसलिए जियाओ शुजेन ने वर्मा परिवार को चुना। फिर भी यह महिला कठिन जीवन जी रही थी। युवराज वर्मा को जन्म देने के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और तंगभाई की दुखद घटना के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उन्होंने शाओ परिवार का जिक्र किया, बुजुर्ग माताश्री को याद आया कि शाओ जिंग पर्वत में भी एक यंग मास्टर था, जिसकी उम्र युवराज वर्मा के करीब थी। क्या तुम उस लड़के शाओ यीबाई की बात कर रहे हो? बुजुर्ग माताश्री को याद आया कि वह पहले कभी साफ सुथरे और सुंदर लड़के से मिली थी। अब वह शाओ परिवार का प्रभारी बन गया था। युवराज वर्मा ने अपनी आंखों के कोने उठाए और शांत स्वर में कहा, हाँ, वही लड़का है जिसके बारे में बुजुर्ग माताश्री कह रही हैं। बुजुर्ग माताश्री मुस्कुराईं। पोते की पीढ़ी हमें बुरा दिखा रही है। जब मैं उस बच्चे के बारे में सोचती हूँ, मुझे याद है वह केवल 10 साल का था। अब वह शायद उतना ही सुंदर हो गया होगा जितना तुम अभी हो। आप सही कह रही हैं, दादी, वह वाकई बहुत सुंदर है। उसने ये भी कहा कि वह कुछ दिनों में आपको मिलने आना चाहता है। हम इन कुछ दिनों में बहुत व्यस्त हो सकते हैं, इसलिए वह पहले नहीं आ पाया। उसने ये संदेश मुझे देने को कहा ताकि आप उस पर नाराज न हों। बुजुर्ग माताश्री ने सांस ली। छोटा वर्मा, जब वर्मा परिवार को पैसे की जरूरत नहीं है, तब तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? काश तुम अपने पिता की सरकारी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते। युवराज वर्मा ने चाय पॉट उठाया और अंदर झांका। बुजुर्ग माताश्री, रात में चाय पीना अच्छा नहीं है, इससे नींद नहीं आती। हर बार ऐसा होता, युवराज वर्मा हमेशा विषय बदल देते थे जब बुजुर्ग माताश्री यह जिक्र करती।
बुजुर्ग माताश्री ने अपनी पलकों को झुका लिया और युवराज वर्मा के बीच में टोकने के बाद बोलना बंद कर दिया। युवराज वर्मा ने झींगा सूप का एक कटोरा खत्म किया और वर्मा परिवार की घर पर बनी शराब का स्वाद लिया। बुजुर्ग माताश्री संतुष्ट हो गईं। जाते समय युवराज वर्मा ने उस लड़की को आदेश दिया जो बुजुर्ग माताश्री की सेवा कर रही थी, मुझे एक कटोरा झींगा सूप ला कर दो, मैं इसे गुड़हल बाग में चांदनी के लिए ले जाना चाहता हूँ। उस लड़की का नाम जियू एर था। वह वर्मा परिवार में 10 साल से सहायक रही और बुजुर्ग माताश्री की सबसे विचारशील मददगार थी। यंग मास्टर के आदेश सुनकर उसने बुजुर्ग माताश्री की ओर देखा। बुजुर्ग माताश्री को पता था कि वह इसे चांदनी के लिए ले जाना चाहता है। जियू एर, यंग मास्टर के लिए एक कटोरा सूप पहुंचा दो। युवराज वर्मा ने हल्की मुस्कान दी जब उन्होंने बुजुर्ग माताश्री के नाराज चेहरे को देखा। मैं चांदनी की ओर से दादी का धन्यवाद करता हूँ। हम्फ, शादी करके तुम दादी को भूल गए। चलो, मुझे और कुछ नहीं कहना है, पर वह लड़की साफ सुथरी और निर्दोष होनी चाहिए, अन्यथा मैं उसे वर्मा परिवार की सैकड़ों साल की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करने दूंगी। युवराज वर्मा ने कुछ नहीं कहा और नौकरानी द्वारा दी गई कोट को ले लिया। उस आदमी की साइड प्रोफाइल लगभग परफेक्ट लग रही थी, उसकी सीधी काया और माथे पर झरी हुई मोटी बालें। युवराज वर्मा खुद को रोक नहीं पाए जब उन्होंने अपनी दादी को चांदनी पर शक करते सुना। वह बेवकूफ लड़की बचपन से ही उसके पीछे पड़ी थी और उसकी आंखों में कोई और नहीं था। जब उसे आखिरकार उससे शादी करने का मौका मिला तो कुछ ऐसा होना तो तय था। अब जब वह इसके बारे में सोच रहे थे, वह कभी मासूम और सरल थी। शायद उसके पास कभी विश्वासघात करने का अवसर ही नहीं था, तो वह अशुद्ध और दोषी कैसे हो सकती थी।